मैं भी थोड़ा सा क्वेश्चन आपको बताऊंगा। क्वेश्चंस को लेके कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो करेक्ट साइकिल का डायग्राम मैंने बताया, ठीक है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये मैंने करेक्ट साइकिल का डायग्राम बनाया था। दिस इज सपोज टू बी द auricular systole, this is ventricular systole, this is joint diastole or joint cardiac diastole. ठीक है, this is actually 0.1 second, this is 0.3 second, this is 0.4 second. फिर मैंने आपको बताया था, this is the point where the beginning of ventricular systole, and this is the point where the beginning of ventricular diastole. And ventricular systole में जो फर्स्ट इवेंट होता है वो क्या है ना, दैट इज क्लोजिंग ऑफ एवी valve. एंड सेकेंड क्या होता है, ओपनिंग ऑफ सेमिलुनर valve. राइट, बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल में फर्स्ट क्या होगा, क्लोजिंग ऑफ semilunar valve. And second, what will be happen? Na opening of AV valve. यही तो था। क्वेश्चन पूछता है, what is the duration between, just try to understand, what is the duration between the closing of semilunar valve and the closing of AV valve? आंसर क्या होगा, क्योंकि कार्डियक साइकिल जो है वो साइक्लिक होता है। साइक्लिक है कि नॉन साइक्लिक, मतलब सॉरी क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? कार्डियक साइकिल क्लॉकवाइज होता है। मींस दिस इज द फर्स्ट इवेंट आर्टिकुलर सिस्टम और ऑरिकुलर सिस्टम, सेकंड इवेंट वेंट्रिकुलर सिस्टम, थर्ड इवेंट जॉइंट डायस्टोल। तो ये क्लॉकवाइज हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज हुआ? क्लॉकवाइज हुआ। तो आपको मैंने क्वेश्चन क्या पूछा कि क्लोजिंग ऑफ सेमिलुनर वाल्व एंड क्लोजिंग ऑफ एवी वाल्व। तो क्लोजिंग ऑफ सेमिलुनर वाल्व कहां पे हुआ, यहां पे हुआ कि नहीं? एंड क्लोजिंग ऑफ एवी वाल्व कहां पे हुआ, यहां पे हुआ कि नहीं? तो ड्यूरेशन यहां से लेके यहां तक है, कितना है? 0.4 प्लस 0.1 0.5 सेकेंड। अगर मैं पूरा रिवर्स पूछता, व्हाट इज द ड्यूरेशन बिटवीन द क्लोजिंग ऑफ एवी वाल्व एंड क्लोजिंग ऑफ सेमिलुनर वाल्व, देन यहां से यहां तक होता 0.3 सेकेंड। समझ में आया कि नहीं? हमेशा याद रखना कि किस किस के बीच में पूछ रहा है, फ्रॉम एंड टू। एंड हमेशा याद रखना कि ये क्लॉकवाइज है। क्वेश्चन समझ में आया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज द ड्यूरेशन बिटवीन द ओपनिंग ऑफ एवी वाल्व एंड ओपनिंग ऑफ सेमिलुनर वाल्व? तो वही 0.5 सेकेंड। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये चीज अगर याद रहा कि कहां पे क्लोज हो रहा है, कहां पे ओपन हो रहा है, जस्ट पॉइंट, तो आप आराम से कर सकते हैं कि नहीं सब क्वेश्चंस? बहुत इजी है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट स्टार्ट करते हैं। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। गर्मी काफी लग रहा है। कौन किया है ऐसा? आप ही लोगों में से कोई किया होगा, मैं मना किया था सब करने के लिए। यू आर डूइंग द सेम। किसी को अगर ठंडा लग रहा है तो पोजीशन चेंज कर लीजिए ना। हाँ?
बिल्कुल ठीक करिए, गलती की है तो ठीक तो करना पड़ेगा ना। ऐसे थोड़ी ना होता है। स्विच ऑफ करो उसको, रुको। हाँ अभी ऑन करो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम? देखिए बहुत ही सिंपल चीज है, यू नीड टू अंडरस्टैंड। एंड मतलब क्या है? लास्ट में, राइट? किसके लास्ट में? डायस्टोल के लास्ट। डायस्टोल के टाइम में ब्लड एंट्री करता है कि ब्लड एग्जिट करता है फ्रॉम द हार्ट? क्या बताया था प्रीवियस क्लास में? डायस्टोल में क्या होगा ना, प्रेशर क्योंकि कम होता है, रिलैक्स कर रहा है तो प्रेशर कम होगा, तो ब्लड विल एंटर इनटू द हार्ट। सिस्टोल में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करता है, प्रेशर ज्यादा होगा, तो ब्लड विल लीव्स फ्रॉम द हार्ट, लीव्स फ्रॉम द हार्ट थ्रू द आर्टरी एंड एंटर इनटू द हार्ट थ्रू वेन। तो डायस्टोल में क्या होगा, ब्लड विल एंटर इनटू द हार्ट थ्रू वेन। तो डायस्टोल धीरे धीरे हो रहा है, मतलब रिलैक्सेशन बढ़ रहा है, तो ब्लड का क्वांटिटी धीरे धीरे डिपॉजिट होता जाएगा। एंड ऑफ द डायस्टोल मींस मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ ब्लड और मिनिमम क्वांटिटी ऑफ ब्लड? मैक्सिमम। पूरा एंड ऑफ डायस्टोल मींस सबसे ज्यादा ब्लड होगा वेंट्रिकल में, इट्स कॉल्ड एज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। एंड सिस्टोलिक मतलब सिस्टोल स्टार्ट हुआ तो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ तो ब्लड लीव्स फ्रॉम द हार्ट थ्रू द आर्टरी। So at the end of the systole, blood present in the ventricle will be, that is more in quantity or less in quantity? Less. तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम में सबसे ज्यादा होगा, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम में क्या होगा, कम होगा। एंड दोनों का डिफरेंस क्या इंडिकेट करेगा? द अमाउंट ऑफ ब्लड रिलीज फ्रॉम द हार्ट। कितना था, अभी कितना है, तो कितना निकल गया? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। कितना इजी है देखो। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन ईच वेंट्रिकल। ये जो ईच वाला चीज है ना, आपको धोखा देने वाला है। The amount of blood present in each ventricle at the end of ventricular diastole. At the end of the ventricular diastole is called as end diastolic volume, that is E and D V. And ये अमाउंट कितना है? That is 110 to 120 ml. तो फिर बोथ वेंट्रिकल अगर पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 120 या 240? देखिएगा क्वेश्चन में क्या दिया है, ईच वेंट्रिकल दिया है कि बोथ वेंट्रिकल दिया है? मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम दैट इज 120 ml इन ईच वेंट्रिकल। अगर आपको टोटल खाली हार्ट का दे रखा है क्वेश्चन में, तो आपको बोथ काउंट करना पड़ेगा, यस और नो? इसे क्वेश्चन जो आता है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैलकुलेट करना पड़ता है। सेकंड इज एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ESP, amount of blood present in each ventricle
at the end of ventricular systole, and that is 40 to 50 ml. तो यहाँ पे मैंने देखो each लिखा है. Then it is called as stroke volume. Stroke volume दोनों का डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रोक वॉल्यूम. मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम का डेफिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ ब्लड रिलीज फ्रॉम ईच वेंट्रिकल की बोथ वेंट्रिकल. हाँ, क्योंकि ईच मैंने स्टार्टिंग में लिखा. तो अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज रिलीज फ्रॉम ईच वेंट्रिकल. The amount of blood released from each ventricle. तो यहाँ पे भी देखिए each वाला क्वेश्चन है, वो कैलकुलेट करके मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन. पर कार्डियक साइकिल. So the amount of blood released from each ventricle per cardiac cycle is called as what? Na stroke volume. And कितना cardiac cycle होता है per minute? 72. 0.8 second है per cardiac cycle duration. And that is SB is equal to stroke volume is equal to the difference of EDV minus ESV, that is equal to 120 minus 50 is equal to 70 ml. So 70 ml blood is actually released from each ventricle per cardiac cycle. तो both ventricle में कितना होगा? both ventricle कितना हो जाएगा? 140 ml. समझ में आ रहा है कि नहीं? Next we are coming to cardiac output. Cardiac output is actually the amount of blood released from each ventricle. Amount of blood released from each ventricle per minute. Each ventricle per cardiac cycle is called as what? Stroke volume. Each ventricle per minute is called as what? ना cardiac output. तो फिर cardiac output को आप कैसे represent करेंगे? The cardiac output is equal to stroke volume into क्या होगा? Per minute कितना stroke volume होता है? 72. That is heart beat rate. Is equal to 70 into 72. And that is approximately 5040 ml. That is 5 liter. So 5 liter blood is to be released from each ventricle की both ventricle. So 5040 or 5 liter, that is per ventricle per minute. The amount of blood actually released from the each ventricle or per ventricle per minute is called as cardiac output. तो cardiac output आपका जो definition है, that is actually per minute है from each ventricle. समझ में आएगी नहीं? अगर आपको क्वेश्चंस देगा, सपोज टू बी, मैं आपको ऐसे ही नॉर्मली बता रहा हूँ. What is the amount of blood released by a person's heart in 5 minutes? If the rate of heartbeat is supposed to be 90 times per minute, and the amount of blood released into each ventricle, देखो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से उसका क्वेश्चंस बता रहा हूँ. क्वेश्चन दिया है, हार्टबीट रेट कितना है? कितना मैंने बोला? 90 टाइम्स पर मिनट. ठीक है. एंड आपका जो SDV, दैट इज सॉरी EDV, आपको मैंने EDV बोल दिया, लेकिन EDV लिखा नहीं होगा. क्या लिखा होगा? द अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट
विद इन ईच वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ऐसे करके लिखा होगा, डेफिनेशन लिखा होगा। मैंने तो आपको ईडीवी ईएसबी लिखा दिया वो चीज, तो आपको समझना पड़ेगा वेदर इट इज ईडीवी और ईएसबी। तो ईडीवी सपोज टू बी आपको दिया है, मान लेते हैं क्या है ना, सपोज टू बी 140 ml एंड सपोज टू बी द एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम आपको दिया है सपोज टू बी 50 ml, ठीक है। एंड आपको पूछा है द अमाउंट ऑफ ब्लड released by the heart in 5 minutes। ये है क्वेश्चन। So what should be the answer? लोग आगे पूछ रहे हैं, सॉरी ठीक है। मेरी मम्मी आज तक मुझे नहीं पूछी, मेरी वाइफ तो पूछती ही नहीं। आंसर बताइए। बाप रे, 40 लीटर निकल गया। मतलब ये नॉर्मल पर्सन है कि एथलीट है? नॉर्मल पर्सन की बात कर रहे हैं कि एथलीट की बात कर रहे हैं? ऑब्वियसली एथलीट होगा ना, जिसका रेट ऑफ हार्टबीट ज्यादा है, जिसका वेंट्रिकल का जो एक्टिविटी हो ज्यादा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या निकाले? हार्ट दिया है तो बोथ वेंट्रिकल की सिंगल वेंट्रिकल, आपको निकालना किसका होगा? बोथ वेंट्रिकल का निकालना पड़ेगा कि नहीं? लेकिन दिया है सिंगल वेंट्रिकल का ईडीवी 140 50, तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम कितना निकला? स्ट्रोक वॉल्यूम कितना निकला? 90 ml ईच या बोथ? तो आपको बोथ करना है, इंटू 2 कर दीजिए, कितना निकला? 180 ml पर कार्डियक साइकिल की पर मिनट, पर कार्डियक साइकिल, अरे है कि नहीं? अब इस पे इंटू कर दीजिए, कितना? 90, कितना निकला? तो कितना निकला? हाँ 60,200 1620 कितना? 200, राइट। तो कितना लीटर हुआ? 16.2 लीटर। समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही क्वेश्चन पूछिए, होप आप लोग कर पाएंगे आंसर। ठीक है, हाँ तो 5 मिनट फिर इंटू 5 कर दीजिए, ये तो 1 मिनट में निकला ना, इंटू 5 कर दीजिए, फिर कितना निकला? 81 लीटर। वेरी गुड, ये हुआ आंसर, ठीक है ना? So moving to the next page, Frank-Starling law. अच्छा, जितना ब्लड एंट्री करेगा हार्ट में, उतना ब्लड हार्ट से रिलीज भी होगा। मोर द ब्लड विल एंटर इनटू द हार्ट थ्रू वेन, मोर द ब्लड विल रिलीज फ्रॉम हार्ट थ्रू आर्टरी। करेक्ट? यस और नो? तो अगर हम सिंपल तरीके से उसको सोचे कि वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एकदम ओपन माइंड रहेगा, दिमाग एकदम खुला रहेगा, तभी समझ में आएगा, नहीं तो मैं क्या, मेरे जैसे 50 आएंगे तो आपको समझा नहीं पाएंगे, इसलिए दिमाग खुला रखो। वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है कॉल्ड एज वेंट्रिकुलर सिस्टोल, and ventricular systole leads to the blood will be released from the ventricle to out through artery.
entry of the blood into the ventricle is called as what? And diastolic volume, the amount of blood present in the each ventricle at the end of the ventricular diastole is called as EDV. मैंने अभी क्या बताया कि amount of blood enter into the ventricle will is equal to the amount of blood released from the ventricle. Yes or no? अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि the strength of the ventricular contraction, try to understand, the strength of the ventricular contraction is directly proportional to EDV. Correct or incorrect? Strength of the ventricular contraction, मतलब ventricular systole, मतलब releasing of the blood from the heart is directly proportional to the amount of blood present in the each ventricle at the end of the diastole. Yes or no? इसलिए मैंने बोला दिमाग को खुला रखिए, यही सब स्टेटमेंट में आएगा. काम नहीं करेगा दिमाग, क्या बोल रहा है सर? तो बोले थे कि अमाउंट ऑफ ब्लड विल एंटर इनटू द हार्ट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ ब्लड विल रिलीज फ्रॉम द हार्ट. तो इसको कोरिलेट करिए ना, द स्ट्रेंथ ऑफ द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. अगर ब्लड का हार्ट के अंदर ज्यादा ब्लड होगा तो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन का स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगा, है कि नहीं? राइट द स्टेटमेंट. The amount of blood enters into heart by vein is equal to the amount of blood released from heart by artery, or the strength of ventricular contraction is directly proportional to ED. Next is Mary's law. किसी का अगर प्रेशर इंक्रीज करता है तो हार्ट बीट रेट क्या होगा? इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा. इनवर्सली रिलेटेड कि डायरेक्टली रिलेटेड? अगर किसी का हार्ट बीट रेट इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा? प्रेशर क्या होगा ना? डिक्रीज करेगा. इनवर्सली रिलेटेड है, ताकि बैलेंस मेंटेन रहे. तो प्रेशर भी बढ़ रहा है, स्पीड भी बढ़ रहा है, रेट भी बढ़ रहा है, बैलेंस कैसे होगा? तो इसीलिए मेरी लॉ याद रखिए. हार्ट बीट रेट is inversely related to blood pressure. Heart beat rate is inversely related to blood pressure. ये है. यहाँ से क्वेश्चंस रहेगा कि हार्ट बीट रेट इंक्रीज कर रहा है तो ब्लड प्रेशर क्या होगा ना? डिक्रीज रहेगा. एंड दैट इज वाइस वर्सा. नेक्स्ट वी आर कमिंग टू distribution of cardiac output to different body organs. ये आपको हेल्प करेगा नेक्स्ट चैप्टर के लिए.
कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द परसेंटेज ऑफ द कार्डियक आउटपुट. कार्डियक आउटपुट मैंने क्या बताया था, पर वेंट्रिकल व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड रिलीज्ड पर मिनट इज व्हाट 5040 5 लीटर. तो 5 लीटर ब्लड जो हार्ट से रिलीज हुआ किसके थ्रू निकला, aorta के थ्रू फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी थ्रू द फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल. पल्मोनरी आर्टरी का जो ब्लड है वो तो लंग्स में चला गया प्यूरिफिकेशन के लिए, लेकिन aorta का जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, थ्रू आउट द बॉडी. तो कहाँ पे कितना जाता है, हार्ट को कितना जाता है, लिवर को कितना जाता है, मतलब किडनी को कितना जाता है. सो प्लीज राइट 10% टू हार्ट मसल, 15% to brain, 25% to digestive system, 20% to kidney, and the rest 30% to other organs. सबसे हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द कार्डियक आउटपुट किसको सप्लाई हो रहा है, किसको, डाइजेस्टिव सिस्टम. देखिए 25% सप्लाई हो रहा है, ये सबसे हाईएस्ट हुआ कि नहीं, क्योंकि 30% तो रेस्ट ऑर्गन है. तो आप 30% को कंसीडर करेंगे कि 25% को कंसीडर करेंगे, 25% को. डाइजेस्टिव सिस्टम कभी फील किए हैं वे हेवी लंच के बाद, हेवी खाने के बाद नींद क्यों आता है, आता है ना, यहीं पे छुपा हुआ है आंसर. और ये क्वेश्चन असाइनमेंट में मिलेगा आप लोगों को, अलग अलग बुक्स में क्वेश्चंस में मिलेगा ये. व्हाई इट इज टू बी फीलिंग ऑफ लेजीनेस, स्लाइटली स्लीपी आफ्टर टेकिंग ए हेवी मील. बिकॉज 25% ब्लड कहाँ पे सप्लाई हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम. लेकिन आप हेवी मील खा लेंगे तो वह अभी क्या होगा ना, डाइजेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए, एब्जॉर्प्शन को इफेक्टिव बनाने के लिए मोर ब्लड विल बी डाइवर्टेड टुवर्ड्स डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, डाइजेस्टिव एक्टिविटी इंक्रीज करेगा, एब्जॉर्प्टिव एक्टिविटी इंक्रीज करेगा, तो इंस्टेड ऑफ 25% और भी ज्यादा ब्लड सप्लाई होगा कहाँ पे, डाइजेस्टिव सिस्टम को. सो लेस ब्लड विल सप्लाई टू ब्रेन और मोर ब्लड विल बी सप्लाई टू ब्रेन. लेस कितना हो रहा था ब्रेन को, 15. अभी 15 से भी कम हो जाएगा. अगर 15% से ब्लड अगर सप्लाई कम होगा तो फैटिकनेस फील होगा कि नहीं, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगा, न्यूट्रिएंट सप्लाई कम होगा, ग्लूकोज सप्लाई कम हो जाएगा, तो ब्रेन बिकम्स फैटिक, फीलिंग ऑफ स्लीपी. क्लियर है. कुछ देर के बाद डाइजेशन थोड़ा सा जैसे नॉर्मल हो जाएगा, फिर ब्रेन को सप्लाई चालू होगा, फिर हम लोग थोड़ा सा फीलिंग ऑफ एक्टिवनेस फील करेंगे. क्लियर है, ये क्वेश्चन का आंसर दिस वन. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू arterial blood pressure. Arterial blood pressure. Let me explain first. This is the heart and supposed to be ये हो गया aorta. Aorta is passing from what, left ventricle, and ultimately aorta leads to the different branches of artery. ये aorta ultimately artery में convert होगा, several arteries, and that artery will carry the blood to the different organs. And मैंने आपको previous class में समझाया था कि left ventricle is the largest chamber with the thickest wall. याद आया? यानी जो thickest wall है, large chamber है. Why? What is the significance behind that? कुछ कारण तो होगा ना. The distance of the traveling of the blood from the left ventricle is highest. तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा वो बॉडी के हर पार्ट को रीच करना है.
तो दे नीड टू ट्रेवल मोर डिस्टेंस, तो इसलिए प्रेशराइज्ड ब्लड चाहिए कि लेस प्रेशराइज्ड ब्लड चाहिए? प्रेशराइज्ड ब्लड तभी होगा जब वॉल का थिकनेस ज्यादा होगा, एंड दैट इज व्हाई द लेफ्ट वेंट्रिकल हैज द हाईएस्ट थिकेस्ट वॉल। नेक्स्ट है राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो कहां से पास कर रहा है ना, फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स, यस और नो? लंग्स तो साइड में है, तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया कि कम? इसीलिए इससे कम होगा, राइट वेंट्रिकल का वॉल थोड़ा सा थिन होगा, कम होगा। एंड ऑरिकल का ब्लड सिर्फ वेंट्रिकल में आ रहा है, इसलिए ऑरिकल का थिकनेस सबसे कम होगा। क्लियर है? नाउ when the pressurized blood is passing from ventricle, क्योंकि वेंट्रिकल से जो ब्लड बाहर निकल रहा है वो अल्टीमेटली आर्टरी के थ्रू निकल रहा है, वन इज पल्मोनरी आर्टरी, अनदर इज सिस्टमिक आर्टरी और आउटर। तो ये प्रेशराइज्ड ब्लड बाहर निकल रहा है कि अनप्रेशराइज्ड ब्लड है? बिकॉज दैट इज द टाइम इट इज कॉल्ड एज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सिस्टोल मतलब कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन लीड्स टू प्रेशर। सो द ब्लड जो बाहर निकल रहा है वो प्रेशराइज्ड ब्लड है, एंड वो प्रेशराइज्ड ब्लड अल्टीमेटली पास किया किसके थ्रू? आर्टरी के थ्रू। आर्टरी हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं कि इलास्टिक है, तो वो प्रेशर किसके ऊपर पड़ेगा? आर्टरी के वॉल के ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि नहीं? दैट इज कॉल्ड एज आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं उसको? आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। The pressure exerted on the wall of the artery is called as arterial blood pressure. And if it is systolic blood, then it is more pressure. And if it is diastolic blood, then it is less pressure. समझे कि नहीं? So definition of arterial blood pressure: the pressure exerted on the blood on the wall of blood vessels. Pressure exerted on the wall of blood vessels. And this blood pressure is equal to systolic blood pressure by diastolic blood pressure. That is SBP by DBP is equal to 120 by 80 millimeter per mercury. This is the unit. क्योंकि सिस्टोलिक में प्रेशर ज्यादा रहेगा, डायस्टोलिक में ब्लड का प्रेशर कम हो जाएगा, इसलिए 120 by 80. And the instrument is called as what? Yes, sphygmomanometer. The instrument is called as sphygmomanometer, through which the blood pressure is to be measured. 120 by 80 millimeter per mercury. And हम लोग डिजर्ट में पढ़ेंगे हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर, एंड दैट इज मोर और लेस 150 by 90 और अबव। एंड ये एक्चुअली एज टू एज वेरी करता है। हाई एज में मतलब ओल्ड एज में 140 150 by 90 एक कॉमन है, उससे ज्यादा होगा तो हम लोग हाई ब्लड प्रेशर बोलेंगे। एंड 100 by 50 and 60 विल बी कॉल्ड एज व्हाट ना, हाइपो, लो ब्लड प्रेशर। ये प्रेशर इंक्रीज एंड डिक्रीज आपको क्लिनिकली सिग्निफिकेंट है कि नहीं, विथ रेस्पेक्ट टू द एक्टिविटी और द कार्डियक एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। हार्ट का फंक्शनिंग एबिलिटी डिसाइड करेगा कि प्रेशर क्या होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ना आप लोग देखेंगे कि कॉमन चीज जो डॉक्टर्स मोस्टली आपका ये जो यहाँ पे रिस्ट में चेक करते हैं, कभी फील किए हो? वहां पे आप लेफ्ट हैंड का लेफ्ट साइड में प्रेस करिए, फिट हो रहा है? यस और नो? राइट हैंड का राइट साइड में आप प्रेस करिए, these two are called as radial artery.
called as what? Radial artery which is supplied to the arms and hand. बात को समझिए, बहुत ही इजी है. वेंट्रिकल जितने बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल जितने बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा, the same time the blood will be passes through the artery to out. Yes or no? Yes. And as already told you कि artery is elastic, vein is less elastic, artery क्या है? More elastic. So that pressurized blood when it is passes through the artery will exert the pressure on the wall of the artery. तो artery ऐसे क्योंकि elastic है तो ऐसे rhythmic pump करेगा कि artery. That rhythmic pumping of the artery means elastic recoil of an artery with each systole is called as pulse. तो heart rate is equal to pulse rate होगा. Yes. इसीलिए हम लोग यहाँ पे बीट को ना मेजर करके हम लोग यहाँ पे रेडियल आर्टरी में मेजर कर सकते हैं, क्योंकि पल्स रेट जितना होगा हार्ट रेट उतना ही होगा. क्लियर है कि नहीं? लेकिन हार्ट का प्रेशर, ब्लड का प्रेशर जितना है, क्या पल्स का प्रेशर उतना होगा? हार्ट से जब ब्लड निकला है उसका ज्यादा प्रेशर होगा कि कम होगा? एंड वो रेडियल आर्टरी तक पहुंचते पहुंचते प्रेशर नॉर्मल रहेगा कि कम होगा? बात को समझिएगा. इसीलिए हार्ट बीट रेट इज इक्वल टू पल्स रेट, बट हार्ट और ब्लड प्रेशर नॉट इज इक्वल टू पल्स प्रेशर. मैं आपको बता रहा हूं. जस्ट राइट पल्स. Alternate expansion and elastic recoil of an artery. Alternate expansion and elastic recoil of an artery with each systole is called pulse. So heartbeat rate is equal to pulse rate. And that is 72 times per minute. But pulse pressure, that is PP, pulse pressure is equal to the difference between systolic blood pressure minus diastolic blood pressure. अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना था? 120. डायस्टोलिक कितना था? 80. तो अब पल्स प्रेशर कितना हो जाएगा? 40 mmHg. 40 mmHg. पल्स प्रेशर पीपी इज इक्वल टू 40. तो अब अगर कंपेयर करें कि एसबीपी इज टू डीबीपी इज टू पीपी, तो क्या है? 120 80 40 क्या होगा? 3:2:1. ये नॉर्मल है. अगर आपका ये नॉर्मल निकल रहा है मतलब समथिंग इज रॉन्ग. ये सब डेटा को हम लोग बेस करके डिसाइड करते हैं कि योर हार्ट इज प्रॉपरली फंक्शनिंग और नॉट. समझ में आया? yes. चले आगे. देन ऐसे खाली एक नॉर्मली एक डेटा दे देते हैं. मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर. मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर मतलब ब्लड प्रेशर का ब्लड के क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में, ब्लड का फ्लो के रेस्पेक्ट में मीन ब्लड प्रेशर निकाला जाता है. एंड दैट इज, उसका जो फॉर्मूला है दैट इज बीपीपी
प्लस पल्स प्रेशर बाई 3 डीवीपी प्लस पल्स प्रेशर बाई 3 डीवीपी कितना है 80 पीपी कितना है बाई 3 ये फॉर्मूला है तो वो निकल जाएगा 93 mmHg दिस इज एक्चुअली मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर कंप्लीट है कमिंग टू कार्डियक इंडेक्स आपका बॉडी का जो साइज है साइज अगर इंक्रीज करेगा तो सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा एंड सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो ब्लड सप्लाई टू दैट पर्टिकुलर सरफेस विल आल्सो बीइंग इंक्रीज्ड so with respect to the body surface the quantity of blood supply per minute is called as what cardiac index so definition लिखिए cardiac output per square meter surface of the body per minute cardiac output per square meter per minute per square meter surface per minute is equal to cardiac index एंड मान लेते हैं फॉर एग्जांपल एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग का बॉडी का जो स्क्वायर मीटर सरफेस है मान लेते हैं 1.6 मीटर स्क्वायर सपोज टू देन कार्डियक इंडेक्स क्योंकि कार्डियक आउटपुट हमने क्या पढ़ा है 5040 तो कार्डियक इंडेक्स अगर 1.6 मीटर सरफेस के हिसाब से हम अगर चलेंगे तो दैट विल बी अल्टीमेटली विल गेट व्हाट ना 3 लीटर पर स्क्वायर मीटर पर मिनट तो दिस इज ऑल अबाउट द कार्डियक साइकिल रिलेटेड जो भी पॉइंट्स था वो हम लोग पढ़ लिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हार्ट साउंड पहली बात तो ये है हार्ट साउंड एक्चुअली क्लोजिंग ऑफ valve साउंड और ओपनिंग ऑफ valve साउंड दरवाजा खोलने का आवाज कम होता है बंद करने का आवाज ज्यादा होता है खोलने का भी आवाज है लेकिन उतना ऑडिबल नहीं है वो सो हार्ट जब ओपन होता है उसका साउंड ऑडिबल नहीं है लेकिन क्लोजिंग ऑफ द एबी वाल्व हैज अ साउंड सो इट इज एक्चुअली क्लोजिंग ऑफ हार्ट वाल्व नंबर 1 फर्स्ट हार्ट साउंड और S1 क्या है लब है कि डब है LUBB it is produced during क्लोजिंग ऑफ एबी वाल्व मैंने आपको कार्डियक साइकिल में दिखाया था कि कहाँ पे एबी वाल्व क्लोज होता है कहाँ पे सेमिलुलर वाल्व क्लोज होता है एबी वाल्व क्लोज कहाँ पे होगा एट द बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल और एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल
AV valve will be closed at the beginning of ventricular systole. And this is low pitched and long duration. लो पिच होगा लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होगा. That is first heart sound love. Now the second heart sound. S2 dub. It is produced during closing of semilunar valve at the beginning of what? Ventricular diastole. ये जस्ट रिवर्स हो जाएगा. हाई पिच्ड है कि लो पिच्ड होगा ये? And this is high pitched and short duration. लबडब 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 ऐसे चलता है. तो one love and one dub means one heart sound. And how many heart sound produced per minute? 72 times per minute. क्योंकि 72 टाइम्स से हम cardiac cycle होता है. And each cardiac cycle with one closing of a V valve, one closing of semilunar valve. Clear है? Next point, what is heart murmur? What is the meaning of heart murmur? कौन बोलेगा? कभी कभी क्या होता है ना, बारिश के सीजन में देखे होंगे जो नॉर्मल जो प्लाई का दरवाजा होता है या तो काट का दरवाजा होता है, स्वेल कर जाता है. ठीक से आप उसको बंद नहीं कर सकते. बहुत ही पिक्यूलियर टाइप का आवाज होता है एंड वो प्रॉपरली क्लोज नहीं होता है. इम्प्रॉपर क्लोजिंग की प्रॉपर क्लोजिंग? अगर इम्प्रॉपर क्लोज हुआ तो एयर पास करेगा कि नहीं? अगर एबी वाल्व सेमिलुनर वाल्व प्रॉपरली क्लोज नहीं हुआ because of the defective AV valve, because of the defective semilunar valve, improper closing of the heart valve results into what? Na, leakage of the blood. And valve का function क्या था? Prevent the backflow. तो backflow यहाँ पे होगा, लीकेज करेगा, वेंट्रिकल टू ऑरिकल वापस आएगा ब्लड स्मॉल क्वांटिटी में. आउटर के थ्रू जो ब्लड निकल गया था, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो ब्लड निकल गया था, स्मॉल क्वांटिटी ब्लड फिर से रिटर्न करेगा इनटू द रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल. समझ में आ रहा है कि नहीं? इज कॉल्ड एज व्हाट? मर्मर. तो हार्ट मर्मरिंग, it is a clinical significance or that is symptom related to defective heart valves. Clear है? So defective heart valve leads to, that is, improper closing of valve results into defective sound called murmur. That results into leakage of blood or backflow of blood. मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि उसका कैरेक्टर क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है.
So abnormal heart sound is called as what? यहाँ पे जो डिफेक्टिव साउंड मैंने लिखा, आप यहाँ पे एबनॉर्मल भी लिख सकते हैं. डिफेक्टिव और एबनॉर्मल हार्ट साउंड और मर्मर लीड्स टू लीकेज ऑफ ब्लड एंड बैकफ्लो ऑफ ब्लड. किसी को कोई दिक्कत है? तो क्या हम लोग नेक्स्ट पे चले? नेक्स्ट हम लोग आते हैं ईसीजी. ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है? वीडियोकार्डियोग्राफ की इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. श्योर. इलेक्ट्रोकार्डियो ग्राफ. कंफ्यूजन हो रहा है ना? यस और नो? क्वेश्चन पूछेगा. Graph is not a graph. Graph is not a graph, but it is a gram. क्या समझे? ईसीजी का जो ग्राफ निकलता है ना, वो ग्राफ नहीं है, वो क्या है? ग्राम. तो फिर इंस्ट्रूमेंट क्या है? कितना इजी है देख. ग्राफ इज नॉट ए ग्राफ, बट इट इज ए ग्राम. क्योंकि ग्राफ का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो फिर इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होगा? हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो ग्राफ का नाम पढ़ रहे हैं. तो व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्राफ? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. Father of ECG, Einthoven. Einthoven discovered the ECG. इंस्ट्रूमेंट डिस्कवर किए थे, उसका यूटिलिटी, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस उसको यूटिलाइज किए थे. इंस्ट्रूमेंट का नाम है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ. Graph of ECG is called as electrocardiogram. मैं बस आपको पहले कंसेप्ट समझा देता हूँ कि व्हाट इज ईसीजी. ईसीजी मोर और लेस हम लोग अपने लाइफ टाइम में बहुत बार किए होंगे. आप लोग भी किए होंगे, नहीं किए हैं? yes. देखे हैं? काफी है. शादी नहीं किए तो क्या हुआ? बाराती तो गए है ना. जरूरी है क्या कि शादी करना ही जरूरी है? बाराती भी जा सकते हो शादी देखने के लिए. शादी करना जरूरी नहीं, इसीलिए वो सेकेंडरी है. बाराती जा सकते हो. तो ईसीजी आप देखे हो कि नहीं? क्या देखे हो? क्या आता है? कर्व आता है. किस चीज का कर्व है वो? हार्ट का. प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे कि हार्ट का वन कार्डियक साइकिल मींस वंस कॉन्ट्रैक्शन एंड वंस रिलैक्सेशन. Contraction is called as depolarization and relaxation is called as repolarization. Then again leads to what? Again that is completely polarized.
कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में हार्ट का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस पास करता है थ्रू दी हार्ट मसल्स, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा कि नहीं? आप लोग जानते हो एक फिश है जिसका नाम है रे फिश और इलेक्ट्रिक फिश, वो कहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है भाई? वो कहां से? उसका 440 ऐसा 220 के आसपास उसका इलेक्ट्रिसिटी का वोल्ट है बॉडी में, उसको टच करोगे तो हम लोग पूरा मर जाएंगे। जब झटका देता है वो कैसे अपने प्रे को कैसे कैप्चर करता है? आओ, बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वो अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट का शॉक देता है, झटका खा के मर जाता है और आराम से खा लेता है। क्वेश्चन है भाई, इलेक्ट्रिक करंट तो पोल में है कि नहीं? फिश के बॉडी में इतना हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी कैसे आता है? खाली फिश के बॉडी में नहीं, हमारे बॉडी में भी इलेक्ट्रिसिटी है। अबे फिजिक्स पढ़े हो कि नहीं? सबके बॉडी में है इलेक्ट्रिसिटी। हु जनरेटिंग दैट इलेक्ट्रिसिटी? मसल्स। तो वहां पे भी इलेक्ट्रिक फिश में कौन जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी? मसल्स। एंड भाई ये तो हार्ट पूरा का पूरा मसल्स ही है, कार्डियक मसल्स, एंड ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा कि नहीं? तो जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द कार्डियक मसल्स, वो इलेक्ट्रिसिटी ब्लड के थ्रू, आर्टरी के थ्रू आपके बॉडी के हर जगह पे ही वो इलेक्ट्रिसिटी रीच करता है। ऑल्सो कमिंग टू द सर्फेस ऑफ योर स्किन, यस और नो? एंड उस स्किन में जो इलेक्ट्रिसिटी रीच करता है वो उतना डैमेज नहीं है, उतना उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा नहीं, कम है, इसलिए टच करने से झटका नहीं लगता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपका भी है, मेरा भी है, आप मुझे टच करोगे तो झटका क्यों लगेगा? सेम इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्या करते हैं ना, इलेक्ट्रोड के थ्रू उसको मॉनिटर में उसको एम्पलीफाई करके कन्वर्ट करते हैं बाय मींस ऑफ ए ग्राफ कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। नहीं समझे? तो ये हमारे बॉडी के सरफेस में इलेक्ट्रिसिटी कहां से आता है? हार्ट से आता है, थ्रू ब्लड, कमिंग टू ईच एंड एवरी सरफेस ऑफ योर बॉडी, एंड उसको हम लोग इलेक्ट्रोड के थ्रू मैग्नीफाई करते हैं टू रिप्रेजेंट इनटू ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। समझे कि नहीं समझे? अब उस ग्राफ का जो डिजाइन है, नॉर्मल हार्ट का फंक्शन होगा तो नॉर्मल डिजाइन होगा, अगर थोड़ा सा डिफेक्ट होगा हार्ट का, ऑरिकल में डिफेक्ट है, वेंट्रिकल में डिफेक्ट है, तो ग्राफ का जो कर्व है, शेप है, वो बिगड़ जाएगा कि नहीं? अर्थक्वेक के टाइम में देखे, वो नॉर्मली ऐसे ऐसे होता है, अर्थक्वेक के टाइम में ऐसे देखो कि नहीं, बिगड़ जाता है। सेम चीज, तो ईसीजी का जो ग्राफ है वो डिपेंड करता है, डिसाइड करता है कि आपका हार्ट ठीक है या शिक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ईसीजी विल डिपेंड और विल डिसाइड whether the heart is properly functioning on। मेरा मानना है कि ईसीजी कराना जरूरी है एक पर्टिकुलर एज के बाद। आप लोग अभी चंगे हो, बढ़िया हो, हार्ट प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं, ठीक ठाक है, ओके। एक पर्टिकुलर एज मतलब 40 इयर्स के बाद एवरी अल्टरनेटिव ईयर्स में या तो एवरी ईयर में ईसीजी कराना चाहिए, ताकि पता चले कि हार्ट कितना प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि हम लोग इतना ज्यादा एक्वाइंटेड है आज के डेट में, ऑयली फूड, स्ट्रीट फूड, जंक फूड, रेडीमेड फूड, यस और नो? टाइम ही कहाँ है खाना पका के खाने के लिए? सब्जी कौन खाता है भाई? जाओ, चले जाओ स्ट्रीट मार्केट में, कुछ भी खरीद के खा लो। इतना हैबिचुएट हम लोग हो चुके हैं, लाइफस्टाइल इतना गंदा हो चुका है हम लोगों का, तो हार्ट कहाँ से प्रॉपर्ली फंक्शन करेगा भाई? 3 ऑर्गन आपका बॉडी का, सॉरी 4 ऑर्गन जो अगर ठीक ठाक है तो बॉडी भी टकाटक है। हार्ट, किडनी, लंग्स, लिवर। नहीं, हम लोग यही 4 ऑर्गन को सबसे ज्यादा डैमेज करते हैं। देख लीजिए, सोच लीजिए। तो पेशेंट इज कनेक्टेड विद द मशीन। Patient is connected with machine by 3
electrical lead that is one in each wrist and one in left ankle. एंड ये जो लेफ्ट सर ये जो यूज होता है बाय सम स्पेशल जेली यूज होता है कि नहीं देखें तो जेली क्या है and that special jelly is actually that will good conductor of electricity obviously good conductor होगा एंड उसका मेन फंक्शन क्या है तो देखो अभी मैंने बताया था कि जो स्किन में जो इलेक्ट्रिसिटी आता है वो सेम जो हार्ट जनरेट करता है कि कम हो जाता है कम हो जाता है लेकिन उसको एम्पलीफाई करना जरूरी है कि नहीं सो इसीलिए ये जो स्पेशल जेली हम लोग यूज करते हैं दैट विल इंप्रूव द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन तो ग्राफ में आते हैं लेफ्ट में हार्ट लेफ्ट साइड में है ना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी वहीं पे आएगा क्योंकि हार्ट से जो ब्लड निकलता है वो दोनों हाथ में तो बराबर जाएगा लेकिन जब नीचे जाएगा तो वो लेफ्ट में ज्यादा जा रहा है क्योंकि लेफ्ट साइड में हार्ट है तो इसीलिए लेफ्ट में ज्यादा फ्लो होगा this is Q, this is R, this is S, this is P. एक पर्टिकुलर टाइम के बाद फिर से P स्टार्ट होगा कि नहीं तो स्टार्टिंग ऑफ P to the beginning of another will be called as what now one cardiac cycle yes or no ये वन कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन हो गया कि नहीं वन कार्डियक साइकिल में वन पी वन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड वन टी तो बिगिनिंग ऑफ पी टू बिगिनिंग ऑफ अनदर पी इज कॉल्ड एज वन ड्यूरेशन और वन कार्डियक साइकिल हम बताते हैं पी का मतलब क्यूआर का मतलब टी का मतलब क्या है मैं थोड़ा बहुत आपको इंडिकेट करा देता हूं पी वेव means atrial systole और atrial depolarization अभी हमने बोला था कि डिपोलराइजेशन का मतलब क्या है कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिस्टोल तो ये पी वेव क्या इंडिकेट करता है ना एट्रियल सिस्टोल मतलब आर्ट्रियल और ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का टाइमिंग क्या था 0.1 सेकेंड याद आया तो atrial systole or auricular contraction or auricular depolarization both auricle will be contracted in this particular time leads to the P wave अब देखिए ऑरिकल का साइज बड़ा है कि वेंट्रिकल का साइज बड़ा है
ऑरिकल का फोर्स कॉन्ट्रैक्शन और उसका प्रेशर ज्यादा होगा कि वेंट्रिकल का? अब इसीलिए तो डिफरेंस है भाई, इसीलिए P यहाँ पे है एंड QR यहाँ पे है। तो फिर QRS जो स्टिप इंक्रीज किया है, मतलब ये ज्यादा प्रेशर है कि कम प्रेशर है? ज्यादा प्रेशर कहाँ पे होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टम की ऑरिकुलर सिस्टम? फिर QRS कॉम्प्लेक्स किसको इंडिकेट करता है भाई? वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको बोलते हैं QRS कॉम्प्लेक्स। वेंट्रिकुलर सिस्टोल और डीपोलराइजेशन means ventricular contraction. समझे कि नहीं समझे? Now the next number 3 is T wave. वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन के बाद आप कार्डियक साइकिल को फिर से रिमाइंड करिए, जब वेंट्रिकल सिस्टोल में है तब ऑरिकल क्या है? ऑरिकल डायस्टोल में। ऑरिकल का डायस्टोल कितना टाइम के लिए? 0.7 सेकेंड। तो when the ventricular systole start, obviously the ventricular diastole, auricular diastole also start. Yes or no? Question पूछता है कि which of the following activity or incidents to be coincident है, मतलब साथ में होता है। ventricular systole with auricular diastole and auricular systole with ventricular diastole. समझे? And what is the time when both the auricular and ventricular in the diastole? Joint diastole. 0.4 second. ये coincide वाला क्वेश्चन आएगा। coincide मतलब साथ में होना। auricular systole coincide with ventricular diastole and ventricular systole coincide with auricular diastole. याद रहेगा? अब देखिए ना, जब ventricular systole हो रहा है QRS, तब auricle ऑलरेडी diastole में, राइट? वेंट्रिकल का सिस्टोल खत्म हो गया, फैन चल रहा है, स्विच ऑफ मैंने कर दिया, क्या तुरंत फैन बंद हो जाता है? नहीं होता है ना, धीरे धीरे स्लो होते 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 फिर स्टॉप होता है। तो वेंट्रिकल का कंट्रैक्शन बंद हो गया, लेकिन क्या वो सडनली स्टॉप हुआ है कि स्लोली स्टॉप हो रहा है? स्लोली। एंड कहां तक चलता है ना? एट द एंड ऑफ द टी वेव, यहां तक। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टी वेव? ना टी वेव मींस वेंट्रिकल इज अगेन पोलराइजिंग, मतलब वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन खत्म हो गया, तो क्या स्टार्ट होगा? रीपोलराइजेशन। मैंने आपको बताया था, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन। तो टी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है ना? वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। आप समझिए ना, वेंट्रिकुलर का रीपोलराइजेशन स्टार्ट हो गया है, लेकिन डीपोलराइजेशन पूरा खत्म नहीं हुआ है। स्विच मैंने ऑफ कर दिया है, लेकिन फैन पूरा स्टॉप नहीं हुआ है। बात को समझे कि नहीं? वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन ऑलरेडी स्टार्टेड, बट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन नॉट येट कंप्लीटेड। तो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन कहां पे स्टॉप होगा? एट द एंड ऑफ द टी वेव। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एंड ऑफ द वेव is represented by the end of the ventricular depolarization or systole. समझे कि नहीं? तो ventricular repolarization और diastole सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। तो end of T wave is represented by the end of
वेंट्रिकुलर सिस्टम, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं कि भाई टी वेव तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल है, तो एंड ऑफ द टी वेव क्या होगा? मैक्सिमम बच्चे क्या सोचते हैं कि एंड ऑफ टी वेव क्या होगा? वेंट्रिकुलर डायस्टोल सोचेंगे ना, क्योंकि टी वेव का रिप्रेजेंट क्या है ना, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, तो एंड ऑफ द टी वेव मतलब एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर डायस्टोल, बच्चे सोचेंगे कि नहीं? लेकिन चीज क्या है? एंड ऑफ द टी वेव इज द एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इसीलिए क्वेश्चंस आपको पूछेगा, और आप गलत मत करिएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब आप इस डायग्राम को और थोड़ा सा बारीकी से समझिए। ये जो क्यूआरएस है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Ventricular systole. And how many ventricular systole occurs in one cardiac cycle? One. And number of cardiac cycle is equal to number of heartbeat rate? Yes or no? And number of heartbeat rate is equal to number of pulse rate? Yes or no? So by means of simply counting the QRS complex in the electrocardiogram, आपको ECG का एक रिपोर्ट मिला है, एंड रिपोर्ट से आपको पूछेगा कि इस पेशेंट का पल्स रेट क्या है, कैसे बताएंगे? The number of QRS is equal to the number of heartbeat rate and pulse rate. क्योंकि आप P and T को बहुत ही इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकते, बहुत ही स्लाइटली एलिवेटेड है, लेकिन QRS तो आपको पूरा आई कैचिंग होगा ना, पूरा बढ़िया से दिखेगा, तो आप काउंट कर सकते हैं कि नहीं? तो राइट दैट पॉइंट, ये क्वेश्चंस आता है। नंबर ऑफ QRS complex equal to number of heartbeat or heartbeat rate, it is equal to pulse rate. अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे एबनॉर्मलिटी। हाँ, क्योंकि सडनली तो स्टार्ट नहीं होगा ना। Auricular systole leads to ventricular systole. Auricular systole is because of SA node. Ventricular systole is because of what? AV node. तो SA node to AV node क्या तुरंत आ जाता है? AV node से बंडल ऑफ पीस एंड पुर्किंजे फाइबर टाइम तो लगेगा, तो डिप्रेस हो जाता है, इसलिए टाइम का गैप है। So abnormality in ECG. Number one, enlarged P wave। अगर किसी का ECG में P wave enlarged है, तो ये इंडिकेट करता है enlarged auricle और atria। अगर किसी का P wave enlarged है, तो इसका मतलब क्या है ना, enlargement of auricle और atria। नंबर टू, enlarged QR। अगर किसी का QR enlarged है, ज्यादा बड़ा है, तो ये इंडिकेट करता है myocardial infraction। And myocardial infraction is a condition which leads to heart attack। अगर हार्ट अटैक पेशेंट का आप लोग ईसीजी करेंगे ना, उसमें आपको नॉर्मल क्यूआर मिलेगा कि एनलार्ज क्यूआर मिलेगा? ये इंडिकेट है, ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है कि उसको हार्ट अटैक हुआ। उसके बारे में और डिटेल्स जानने की जरूरत नहीं है कि कैसे होता है, क्यों होता है, जस्ट लीव इट। नंबर थ्री,
elevated ST segment, अगर elevated हुआ ST, that is also myocardial infarction और heart attack. तो हार्ट अटैक में दो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस और क्लिनिकली हम लोग देख लिए कि QR एलिवेटेड होगा एंड ST एलिवेटेड होगा. नंबर 4, डिप्रेस्ड ST सेगमेंट. अगर ST सेगमेंट डिप्रेस्ड है, देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अटैक, बहुत ही कंफ्यूज करने वाला है आगे चल के आप लोगों को. हार्ट ब्लॉक, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट. हमेशा याद रखना इसका मीनिंग को समझने के लिए, अटैक क्या होता है, अटैक का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अटैक. अचानक. अगर आपको समझना नहीं है तो आप समझ नहीं सकते कभी भी, क्योंकि ये बहुत ही आपको कंफ्यूज करने वाला है कि हार्ट ब्लॉक क्या है, हार्ट अटैक क्या है, कार्डियक अरेस्ट क्या है. ठीक है, अगर आप इसका मीनिंग समझेंगे तो ये बहुत ही इजी है. अटैक हमेशा सडन होता है, तो सडन सप्लाई ऑफ ब्लड बिकम्स इंटरप्टेड, then it is called as what, heart attack. ब्लॉक मतलब क्या है, बंद कर देना. क्या बंद करना, SN node to AV node to bundle of fish then Purkinje fiber. ये कंडक्शन का पाथ है. अगर ब्लॉक हो गया मतलब AV नोड डैमेज हो गया, तो SN नोड का जो इंपल्स है वो वेंट्रिकल में पास नहीं करेगा या तो स्लोली पास करेगा, उसको क्या बोलेंगे, ब्लॉक. अरेस्ट मतलब क्या है, बंद कर देना, रहेगी नहीं, हार्ट का एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगा, मतलब हार्ट बीट स्टॉप हो जाएगा, लीड्स टू डेथ. नहीं समझे, समझने के लिए कोशिश करिए उसका मीनिंग क्या है, क्योंकि आपको ये कंफ्यूज करने वाला है आगे चल के. डिप्रेस्ड ST segment leads to myocardial ischemia और less blood supply to heart muscle. अगर हार्ट मसल को लेस ब्लड सप्लाई होता है, then it is called as ischemia और myocardial ischemia. तो हार्ट मसल will receive insufficient oxygen की sufficient oxygen, मतलब less oxygen. Number 5, flat T wave. अगर T wave flat हुआ, that is also indicating myocardial ischemia. देखो याद रखना भी बहुत इजी है. Enlarged P wave, enlarged auricle, enlarged QR, elevated ST, myocardial infarction, depressed ST, flattening of T wave, myocardial ischemia. याद रखना जरूरी है, यहाँ से NCERT का क्वेश्चंस रहता है. This is the abnormality with respect to the ECG. Now we are coming to the next topic, double circulation. डबल सर्कुलेशन क्या था, डेफिनेशन क्या था, very good. So blood passes twice through heart to supply once to body parts or body organs. Is called as double circulation. तो डबल सर्कुलेशन में दो सर्कुलेशन होता है. One is
पल्मोनरी सर्कुलेशन, मैंने आपको सर्कुलेटरी पाथवे में दिखाया था कि मैमल्स का जो हार्ट है, फोर चेम्बर्ड हार्ट है, एक होता है थ्रू दी लंग्स, दूसरा होता है थ्रू दी बॉडी ऑर्गन्स, याद है ना? वन इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट कहां से होगा, एंड कहां पे होगा? पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट्स फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, याद करिए, डीऑक्सी ब्लड की ऑक्सी ब्लड, डीऑक्सी ब्लड थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। तो इसीलिए पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीनेटेड ब्लड पास करेगा कि ऑक्सीजनेटेड? नाउ इट इज टू द लंग्स, लंग्स से निकलेगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सी ब्लड, एंड थ्रू दी pulmonary vein, मैंने आपको बताया था how many pulmonary vein are there, 4 pulmonary vein, and that pulmonary vein will carry oxygenated blood and end into the what, the left auricle. तो pulmonary circulation right ventricle से start हुआ, end कहाँ पे हुआ, left auricle में, passes through what, lungs, clear है? Second is number 2, systemic circulation. Systemic circulation start from left ventricle, oxy blood होगा through the aorta, that comes to the different body organs. इसीलिए बॉडी ऑर्गन को जो ब्लड सप्लाई है वो ऑक्सी ब्लड है कि डीऑक्सी ब्लड है, ऑक्सी ब्लड, एंड बॉडी ऑर्गन से जब रिटर्न करेगा वो क्या हो जाएगा, डीऑक्सी ब्लड, एंड दैट डीऑक्सी ब्लड इज टू बी पासेस थ्रू द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कवा, है कि नहीं? टू व्हाट, राइट ऑरिकल। स्टार्ट कहां से हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल से, एंड कहां पे हुआ, राइट ऑरिकल में, टू व्हाट, बॉडी ऑर्गन। स्टार्ट हुआ तो ऑक्सी, एंड कहां पे हुआ, डीऑक्सी, लेकिन पल्मोनरी स्टार्ट हुआ था डीऑक्सी, एंड कैसे हुआ ना, ऑक्सी। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू, चले नेक्स्ट पेज में, कंप्लीट। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन नॉर्मली क्या होता है कि वेन स्टार्ट्स फ्रॉम ऑर्गन, मैंने आपको वो जो सर्किट दिखाया था लिम्फेटिक सर्कुलेशन में, याद है? लिम्फेटिक सर्कुलेशन में एक सर्किट दिखाया था ना, स्टार्ट फ्रॉम हार्ट, एंड इन द हार्ट, आर्टरी, आर्टेरियोल, कैपिलरी, वेन्यूल, देन वेन एंड टू द हार्ट, याद है? तो वेन एक्चुअली क्या है, फ्रॉम ऑर्गन टू हार्ट या टू हार्ट फ्रॉम ऑर्गन, सॉरी फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन, क्या होगा, फ्रॉम ऑर्गन टू हार्ट इज कॉल्ड एज वेन। एंड हमेशा याद रखना, जहां ऑर्गन होगा वहां पे कैपिलरी होगा, यस और नो? क्योंकि कैपिलरी होगा तभी तो वो ब्लड सप्लाई करेगा टू द डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी, डिफरेंट सेल्स ऑफ द ऑर्गन। सो जहां पे ऑर्गन होगा वहां पे कैपिलरी होगा, ब्रांचिंग कैपिलरी नेटवर्क will be present where the organs are present, but supposed to be an organ, somebody supposed to be a vein starts from the organ, किसी organ से start हुआ, before going to heart they enter into another intermediate organ, before going to heart they enter into another intermediate organ, then क्या होगा, जहां पे organ है वहां पे कैपिलरी होगा कि नहीं? यहां पे भी ऑर्गन है, यहां पे भी ऑर्गन है, ये हो गया कैपिलरी,
एंड ये भी हो गया कैपिलरी, then it is going to heart. Then this is in between two capillary called as portal vein. And this is from capillary to heart is called as what? A normal vein. So what is the difference between the vein and portal vein? Yes, portal veins are starts from capillary, end in capillary, but veins are starts from capillary, end in the heart. नहीं समझे? दूसरा डेफिनेशन क्या होगा ना? वेन बिफोर एंड इन द हार्ट passes through some intermediate organ to form the capillary network is called as what? Na portal vein. ये भी करेक्ट है. Write the definition. ये first definition है. The second definition is the vein before ending heart passes through some intermediate organ then it is also called as portal vein. And portal vein, intermediate organ, total system को मिला के क्या बोलते हैं ना? portal system और portal circulation. So this is the organ. This is the intermediate organ. And this is supposed to be the heart. And these are the veins. The direction is like this. This is portal vein. This is normal vein. Because all these are capillary. On the basis of the organ involved, the portal circulation is of three different types. Number one में आते हैं hepatic portal circulation or system. Hepatic portal circulation. This is small intestine. This is liver. And then it is heart. Then this will be called as hepatic portal vein. And this will be called as simply hepatic vein. है कि नहीं? तो फिर किस में ज्यादा फूड प्रेजेंट होगा, किस ब्लड में? हेपेटिक पोर्टल वेन में कि हेपेटिक वेन में? समझ में आ रहा है कि नहीं? सो इट इज कॉल्ड एज फूड लोडेड ब्लड.
all the food loaded blood, just try to understand, अगर ये food loaded blood, because this vein is coming from the small intestine, so absorption होने के बाद जो food है अभी hepatic portal vein में present होगा ना, अगर ये food loaded blood directly heart में चला जाता, doesn't passing through the liver, then what will be happened? Every food which is actually digested and absorbed will be supplied throughout the body through the pumping heart. Yes or no? तो रिजर्व कुछ होता, स्टोरेज कुछ होता, इसीलिए एक पार्शियल और ए पार्ट ऑफ द फूड विच एक्चुअली वी आर कंज्यूमिंग और डाइजेस्टिंग और absorbing before coming to the heart, it is passes through the liver for the storage purpose for the future, and then it is passing to the heart, and heart will circulate everything to the body. Clear है? And which organ is producing the urea? हम लोग पढ़े थे, तो फिर लीवर से कौन सा वेन निकल रहा है? हेपेटिक वेन. तो हेपेटिक वेन में सबसे ज्यादा यूरिया होगा, ये हेपेटिक पोर्टल वेन में सबसे ज्यादा यूरिया होगा. हेपेटिक पोर्टल वेन की वेन, the vein which is coming from liver must carry the maximum quantity of urea. यही क्वेश्चन है. Food loaded blood, hepatic portal vein. Maximum urea content, hepatic vein. What is the significance of the hepatic portal circulation? To store the food in liver. इसीलिए लिवर को हम लोग स्टोरेज ऑर्गन बोलते हैं. समझ में आया? नंबर 2, hypophyseal portal circulation. Let's see. This is actually hypothalamus. This is supposed to be anterior pituitary. And this is supposed to be the heart. From hypothalamus to heart passes through anterior pituitary. This will be called as hypophyseal portal vein, and this is called as hypophyseal vein. इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड एंड hypothalamus control the pituitary gland, so hypothalamus is called as master of the master gland. तो भाई मैं मास्टर हूं आपका, मेरा मास्टर कोई दूसरा है कि नहीं? तो मुझे मेरा मास्टर कैसे कंट्रोल करेगा? बाय मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि आपको जाके ऐसे क्लास में पढ़ाना है, ऐसे बच्चों को कोऑर्डिनेट करना है, ऐसे बच्चों को रेगुलेट करना है, ऐसे बच्चों को समझाना है. Somebody is instructing me, yes or no? मैं क्या करूंगा वो डिसीजन मेरे ऊपर वाला जो बॉस बैठा है वो लेता है. समझेगी नहीं? तो पिट्यूटरी क्या हो गया? द मास्टर ग्लैंड. ये हम लोग जानते हैं कि वो थायराइड को कंट्रोल करता है, ये एड्रिनल को कंट्रोल करता है, टेस्टिस ओवरी को कंट्रोल करता है, एक्सवाइजेड ऑर्गन को सबको कंट्रोल करता है पिट्यूटरी. लेकिन पिट्यूटरी को भी कोई कंट्रोल करता है, दैट इज द बॉस, दैट इज हाइपोथैलेमस. इसीलिए हाइपोथैलेमस को हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं एंड पिट्यूटरी को हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ हाइपोथैलेमस. नहीं समझे क्या? तो यहाँ पे तो कोई छड़ी नहीं है, डंडा नहीं है, कोई कम्युनिकेशन लैंग्वेज तो नहीं है. हाउ द हाइपोथैलेमस विल कंट्रोल द पिट्यूटरी? बाय मींस ऑफ केमिकल्स और मैसेंजर कॉल्ड एज हार्मोन.
नहीं, हाउ, बाय मींस ऑफ रिलीजिंग हार्मोन. सो ये hypophyseal portal vein will carry releasing hormone, इसको हम लोग कॉमनली बोल देते हैं न्यूरो हार्मोन. ठीक है, so carry neurohormone to anterior pituitary. बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछता है कि हाइपोथैलेमस कंट्रोलिंग द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ट्रू और फॉल्स? क्या देख रहे हैं हम लोग डायग्राम में कि हाइपोथैलेमस जो न्यूरो हार्मोन सीक्रेट करता है किसको सप्लाई होता है? एंटीरियर, नॉट पोस्टीरियर. इसलिए एंटीरियर पिट्यूटरी इज इन द डायरेक्ट कंट्रोल बाय द हाइपोथैलेमस थ्रू द हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन. नॉट पोस्टीरियर हम लोग पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में, एंडोक्राइन सिस्टम. समझे कि नहीं समझे? एंड हाइपोफाइशियल वेन के थ्रू क्या पास करेगा? हाइपोफाइशियल वेन के थ्रू क्या पास करेगा? मैं एग्जांपल लेता हूं. सपोज टू बी हाइपोथैलेमस सीक्रेटिंग TSHRH. ठीक है, तो ये TSHRH सीक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस टारगेटिंग व्हाट? एंटीरियर पिट्यूटरी. तो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या सीक्रेट करेगा ना? TS. ठीक है, likewise supposed to be the hypothalamus secreting the GHRH, then anterior pituitary will release what? Na GH. If the anterior pituitary, sorry, hypothalamus is secreting GHIH, then the hypothalamus is secreting inhibiting hormone, then pituitary will not secrete the GH, although will stop the secretion of GH. ऐसे ही आपका बॉडी में हर चीज कोऑर्डिनेट होता है, either by means of stimulating or by means of inhibiting. ठीक है, तो hypophyseal portal vein will carry pituitary hormone. कौन सा पिट्यूटरी हार्मोन? एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन की पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन? एंटीरियर. नंबर 3, renal portal circulation. This is supposed to be the dorsal body part, then kidney, then heart. This will be called as renal portal vein. This is called as renal vein. मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरा जो बेली साइड है वो क्या है? वेंट्रल है कि डॉर्सल है? बैक साइड क्या है? डॉर्सल है. तो हम लोगों का मैक्सिमम ऑर्गन, आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट द मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग. मैमल्स में मैक्सिमम ऑर्गन जो एब्डोमिनल ऑर्गन है, विसरल ऑर्गन से, वो वेंट्रल साइड में है कि डॉर्सल साइड में है? अगर आपको समझना है ये थीम क्या है, कंसेप्ट क्या है, तो ये समझिए, मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, कहीं बुक्स पे नहीं लिखा है ये चीज, पछताओगे फिर बाद में. जब हम एक्सप्लेन करते हैं, डोंट राइट, मैं 5 बार बोल चुका हूँ, 50 बार नहीं बोल सकता. वेंट्रल बॉडी पार्ट में ऑर्गन ज्यादा है कि डॉर्सल में? एंड बॉडी ऑर्गन्स मींस दे आर मेटाबॉलिकली एक्टिव है. मेटाबॉलिकली एक्टिव है तो मेटाबॉलिक वेस्ट रिलीज होगा, and that metabolic waste is called as nitrogenous waste. Ammonia, urea, uric acid in the different organism. तो बॉडी का जो ऑर्गन है डॉर्सल साइड में, वो लेस ऑर्गन है कि मोर ऑर्गन है? लेस. तो ब्लड विच इज कमिंग फ्रॉम द डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी will carry more impurities or less impurities? Less impurities. क्योंकि जो ब्लड बैक साइड से आ रहा है, डॉर्सल साइड से आ रहा है, वर्टिब्रल कलर में नॉर्थ कॉर्ड है, दैट्स इट, और कुछ ज्यादा नहीं है. तो जो बैक साइड से ब्लड है उसमें इतना ज्यादा इंप्योरिटी नहीं है, इसीलिए वो डायरेक्टली ब्लड
हार्ट में आ जाता है, does not passing through kidney, but those organisms in which the organs more present in the dorsal side, means the blood which is coming from the dorsal side with more impurities, and वो more impurity है तो blood अगर directly हार्ट में आ जाएगा तो हार्ट तो उसको पंप कर देगा throughout the organs, तो वही impurity फिर से blood में सप्लाई हो जाएगा, फिर से बॉडी में सप्लाई हो जाएगा, yes or no? And that is why that blood need to be passes through kidney before into heart. तो फिर ये मैमल्स में प्रेजेंट है कि एब्सेंट है? एब्सेंट. क्यों एब्सेंट मैंने बता दिया, इसलिए लिखेंगे तो समझेंगे नहीं. तो किसमें प्रेजेंट है, किसमें एब्सेंट है, किसमें रिड्यूस्ड है, ये है क्वेश्चन. और अगर मैमल्स में एब्सेंट है तो क्यों एब्सेंट है. अभी नेक्स्ट पॉइंट ये है कि किडनी क्या करता है, फिल्ट्रेट करता है कि नहीं यूरिया इनटू यूरिन. तो किडनी से जो ब्लड रिलीज होगा निकलेगा उसमें लेस यूरिया होगा कि मोर यूरिया होगा. अब क्वेश्चन समझ में आएगा. मैक्सिमम यूरिया प्रेजेंट इन विच वेन, हेपेटिक वेन, एंड मिनिमम और लीस्ट यूरिया प्रेजेंट इन, यही तो पॉइंट. So it is present in fishes and amphibians. Reduced in reptiles and birds. And absent in mammals. लैंड वर्टिब्रेट्स पे रेनल पोर्टल सिस्टम एब्सेंट और रिड्यूस्ड होता है. एंड लैंड वर्टिब्रेट इनमें से कौन कौन है भाई? रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स आर कॉल्ड एज ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स. रेस्पिरेशन चैप्टर में मैंने बताया था कि ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स का 2-3 कैरेक्टर होता है. नंबर 1 100% लॉन्ग्स रेस्पिरेशन. नंबर 3 आइदर ओविपैरस और विविपैरस. ओविपैरस होगा तो सेल्ड होगा. शेल्ड मतलब उसके चारों तरफ एक हार्ड या तो सॉफ्ट कोटिंग होगा, कवरिंग होगा. शेल्ड एग होगा. अगर सेल्ड एग नहीं है तो विविपैरस होगा इनसाइड द यूटेरस. ये सेकंड क्राइटेरिया था. थर्ड क्राइटेरिया क्या है? द प्रेजेंस ऑफ एमनियन, एंड दैट इज व्हाई reptiles, birds and mammals are called as amniote. तो ये 3 कैरेक्टर होगा तो उसको बोलेंगे लैंड वर्टिब्रेट्स. एंड लैंड वर्टिब्रेट में क्या होता है ना, रेनल पोर्टल सिस्टम या तो रिड्यूस्ड होगा या तो एब्सेंट होगा. जो एक्वाटिक होते हैं उनके केस में ही रेनल पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट है, फंक्शनल है, लाइक ए फिश एंड एम्फीबियंस. क्लियर है? तो हम लोग स्पेशलाइज्ड सर्कुलेशन पढ़ रहे हैं. डबल सर्कुलेशन कंप्लीट हो गया, टोटल सर्कुलेशन कंप्लीट हो गया है. सबका फिनिश्ड है. Now we are coming to the third specialized circulation, coronary circulation. कुछ चीज है आप लोगों को समझना चाहिए, जैसे कि हेपेटिक सर्कुलेशन है मतलब रिलेटेड टू लिवर. रेनल सर्कुलेशन मींस रिलेटेड टू किडनी. वैसे ही coronary circulation related to हार्ट, pulmonary circulation related to lungs,
Carotid circulation related to brain or head. Subclavian circulation related to hand. लिखा था ना lymphatic circulation. ये सब कुछ टिपिकल वर्ड्स है, आपको समझ में आना चाहिए कि किसके साथ रिलेटेड है. फ्रेनिक सर्कुलेशन लीड्स टू डायफ्राम. याद आ रहा है? धीरे धीरे समझ में आएगा. कोरोनरी सर्कुलेशन मतलब सर्कुलेशन रिलेटेड टू व्हाट? हार्ट. अब पूरा हार्ट का डायग्राम मैंने बताया था, पूरा सर्किट मैंने बताया था, आपको याद हो. लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट हुआ, which carry the oxygenated blood from the left ventricle through the aorta. Aorta is the common artery, yes or no? जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, एंड वही aorta आगे चल के सेवरल ब्रांचेस में कन्वर्ट होता है टू कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, टू सप्लाई द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट ऑर्गन्स. One of the branches of the aorta leads to coronary artery. कोरोनरी आर्टरी क्या ब्लड सप्लाई? ऑक्सी ब्लड कैरी करेगा कि डीऑक्सी? एंड दैट ऑक्सी ब्लड passes through the coronary artery to heart muscle. So heart muscle supplying the oxygen through which artery? Coronary artery. Clear है? तो अगर कोरोनरी आर्टरी अगर ब्लॉकेज हो गया, कोरोनरी आर्टरी डैमेज हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, हार्ट मसल अफेक्टेड होगा ना. तो वही तो सब कारण है, इस्केमिया, हार्ट अटैक अभी पड़े. तो इसीलिए कोरोनरी आर्टरी रिलेटेड डिसऑर्डर हम लोग इसको इसीलिए बोलते हैं कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज मींस द डिजीज रिलेटेड टू डायरेक्टली हार्ट, बिकॉज इट इज ओनली द सप्लाइंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट मसल्स. तो हार्ट मसल से जब ये निकलेगा उसमें डीऑक्सी ब्लड होगा कि ऑक्सी होगा? एंड दैट डीऑक्सी ब्लड इज collected from the heart muscles by coronary sinus. पढ़े थे हम लोग. और coronary vein. कहाँ पेंट होता है coronary sinus और coronary vein? राइट ऑरिकल में. तो इसीलिए राइट ऑरिकल में डीऑक्सी पावर that is passes through the coronary vein. This circulation is called as what? Coronary circulation. It starts from the left ventricle and end in the right auricle through the heart. Coronary artery, coronary vein is called as coronary circulation. Next we are coming to the blood vessels. मैं कल इंट्रो दे देता हूँ, तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. ब्लड वेसल अगर प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे? ओपन सर्कुलेशन की क्लोज सर्कुलेशन? क्लोज सर्कुलेशन एज द ब्लड इज प्रेजेंट और कन्फाइंड विद इन द क्लोज सर्किट कॉल्ड एज ब्लड वेसल्स. तो ब्लड वेसल्स अगर प्रेजेंट है तो उसको आप क्या इंडिकेट करेंगे ना? दैट इज ओपन सर्कुलेशन की क्लोज्ड. अगर ब्लड वेसल रिड्यूस्ड है या एब्सेंट है तो क्वेश्चन में देगा which of the following organism having well developed नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स. दिमाग में ये ना चाहिए कि ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, नेटवर्क है तो क्लोज्ड है. तो हाउ मेनी ऑफ द ऑर्गेनिज्म और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज क्लोज्ड? अगर नहीं दिया है तो ओपन. क्लियर है? एंड हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स आर देयर? क्या होगा? आर्टरी, वेन, कैपिलरी. व्हाट इज द हिस्टोलॉजी? Histology of the blood vessels. Blood vessel तो 3 टाइप हो गया, that is artery, then vein and then capillary. लेकिन हमने डायग्राम में lymphatic system में मैंने बता दिया था कि artery branches to form arteriole, then capillary, then rejoin to form venule, then again rejoin to vein which is always to the heart. तो histology of artery, vein and capillary
Number one is हम लोग यहाँ पे देखेंगे आउटर टू इनर. Three valves are present in the blood vessels. First is theca or tunica externa. It is completely outer. Middle हो जाएगा theca और tunica media. And number three, theca or tunica interna और इंटीमा. अब क्यों मैंने यहाँ पे हिस्टोलॉजी दिया है तो आप लोग को समझना पड़ेगा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन द एक्सटर्ना मीडिया एंड इंटर्न. एक्सटर्ना इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. मीडिया इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स. सबसे थिकेस्ट कौन होगा भाई? जिसमें स्मूथ मसल्स है. तो इसीलिए मीडिया क्या है? थिकेस्ट है कि नहीं? थिकेस्ट वॉल इन द आर्टरी वेन बोथ इज कॉल्ड एज ट्यूनिका मीडिया. लेकिन आर्टरी में ज्यादा थिकर होता है मीडिया, वेन में थोड़ा सा थीन होता है क्योंकि मीडिया में स्मूथ मसल्स सॉरी वेन में स्मूथ मसल्स कम होगा एंड आर्टरी में स्मूथ मसल्स ज्यादा होगा, इसीलिए तो ज्यादा इलास्टिक. और भी क्या कारण है ना? theca interna or tunica intima, this is again made up of two layers. One is elastic membrane, second is endothelium. याद करिए squamous epithelium. Elastic membrane is made up of elastic fiber and endothelium is made up of squamous epithelium. तो मैंने आपको हिस्टोलॉजी बता दिया कि व्हाट आर द टिश्यू कंपोजिशन ऑफ द डिफरेंट लेयर और वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स. तो एक ब्लड वेसल में कनेक्टिव टिश्यू भी होता है, स्मूथ मसल्स भी होता है, एपिथेलियल टिश्यू भी होता है, राइट? एंड वहां पे हर ब्लड वेसल्स को नर्व सप्लाई भी हुआ है. एवरी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी इज विद एवरी टाइप ऑफ टिश्यू. बताया जरा, ये समझ में आ गया? नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी में ये तीनों लेयर का क्या डिफरेंसेस है एंड आर्टरी का कैरेक्टर क्या है, वेन का कैरेक्टर क्या है, कैपिलरी का कैरेक्टर क्या है. समझ में आया कि नहीं? चलिए, थैंक यू.